भोजपुरी टॉकीज पर आप सबका स्वागत है। भोजपुरी टॉकीज प्रस्तुत करता है एक इंसान की जिंदगी की सच्ची कहानी और उसके बेइंतहा मोहब्बत की कहानी, जो एक आइलैंड यानी टापू पर फंस जाता है और वहां वो 4 सालों तक रहता है। कैसे वो अपने घर वापस आता है और कैसे अपने प्यार को पाता है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है फेडेक्स कुरियर कंपनी के एम्प्लॉय जग की, जो अपने काम को बहुत ही लगन और निष्ठा से करता है और समय का भी बहुत पाबंद होता है। जग एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं जिसका नाम होता है कैली। ये दोनों काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में रहते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन जग के बिजी होने की वजह से ये दोनों शादी नहीं कर पाते। अब क्रिसमस आने वाला है और जग को मलेशिया जाना होता है अपनी कंपनी के जरूरी काम से। कैली को कहता है कि वो न्यू ईयर ईव तक जरूर वापस आ जाएगा, लेकिन कैली कहती है कि क्रिसमस का क्या, और वो नाराज हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे जग उसे मना लेता है और कैली मान भी जाती है। जाते जाते जग उसे एक गिफ्ट देता है और कैली भी उसे क्रिसमस का एक गिफ्ट देती है, जो एक घड़ी होता है और घड़ी में कैली की फोटो लगी होती है। इसके बाद जग मलेशिया के लिए निकल जाते हैं। जब इनका प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रहा होता है तभी ओशन में बहुत जोरों की तूफान आती है, जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। क्योंकि ये प्लेन फेडेक्स कंपनी की प्राइवेट प्लेन होती है तो इसमें सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं और बाकी सामान भरा होता है। प्लेन क्रैश होने के बाद पैसिफिक ओशन में गिर जाती है और जग को छोड़कर बाकी तीनों लोग मर जाते हैं। जग जैसे तैसे एक एयरबोट पे बैठ जाते हैं और उसे समंदर की हवा बहाकर जाने कहाँ ले जाती है। और जब सुबह जग की आंखें खुलती हैं तो वो एक टापू पर होता है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी कहीं भी इंसान दिखाई नहीं देता है, सिर्फ पानी, पहाड़ और नारियल के पेड़ दिखते हैं। वो चारों तरफ दौड़ता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। लास्ट में थक हार कर वो रेत पर HELP लिख देता है ताकि ऊपर से कोई प्लेन जाए तो उसे देख सके और उसकी मदद कर सके। अब रात हो जाती है और वो थक कर सो जाता है। सुबह जब उठता है तो देखता है कि जो उसने रेत पर लिखा था हेल्प, वो मिट चुका है। उसके बाद वो बड़ी बड़ी लकड़ियों से फिर से HELP लिख देता है और वो जानता है कि उसे लोग जरूर खोजने आएंगे। अब जग को बहुत जोरों की भूख और प्यास लगी रहती है। पानी तो चारों तरफ होती है लेकिन वो पी नहीं सकता था। देखता है समुद्र में उसके कंपनी के कुरियर के पैकेट्स भी बह के आए हुए हैं। वो सब पैकेट्स को खोलता है लेकिन किसी में भी खाने का सामान नहीं मिलता है। जोरों जोरों की आहट सुनाई देती है, लगता है कोई आया है। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है लेकिन पाता है क्या कि नारियल टूट के पेड़ से गिरा हुआ है। नारियल पाने के बाद भी वो उसे तोड़कर उसका पानी नहीं पी पाता है, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं होता है। जैसे तैसे मेहनत मशक्कत करके वो नारियल तोड़ता है और उसका पानी पीता है। जग के पास अब नारियल होता है अपने प्यास को दूर करने के लिए। ऐसे करते हुए 2-3 दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता है। जग के पास जूते नहीं होते और जब भी वो समुद्र में चलता है तो पैरों पर उसके पत्थर चुभते थे, जिसकी वजह से खून निकलने शुरू हो गए थे। अब क्या करता है कि जग अपना पैंट आधा फाड़ लेता है और अपने पैरों पर बांध देता है और तय करता है कि वहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर वो चढ़ेगा और वहाँ से जायजा लेगा कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे है। और वहाँ पे जैसे तैसे वो उस चोटी पर चढ़ता है और नीचे उसे कुछ दिखाई देता है। वो दौड़ता हुआ नीचे आता है और देखता है कि समंदर में उसी के प्लेन का एक मेंबर का डेड बॉडी पड़ा होता है। वो उसे देखकर बहुत दुखी होता है। बाद में उसे वो दफना देता है, लेकिन उसके जूते और उससे टॉर्च, जो उसके पास उसके इस्तेमाल के सिर्फ यही 2 ही चीज़ें रहती हैं, वो उसे ले लेता है। अब इस टापू पर जग को बहुत दिन हो चुके हैं। अब वो सीख भी रहा था कि किस तरह से यहाँ पे रहा जाए, बल्कि उसने यह सीख लिया था कि पत्तों पर जमे हुए ओस को किस तरह से नारियल में भर लिया जाए और उसे सारा दिन पिया जा सके, ताकि पानी की कमी न महसूस हो। खाने की कमी को दूर करने के लिए उसने एक पुरानी तकनीक को अपनाया। उसने एक लकड़ी को धारदार बनाया और उससे मछली मारने की कोशिश की, जिसमें वह नाकामयाब रहा। अब उसके पास खाने के लिए सिर्फ कच्चे केकड़े, जो वो खा नहीं सकता था, और पीने के लिए नारियल का पानी और पत्तों पर जमी हुई ओस की बूंदें ही रह गई थी। एक रात समंदर में जग को एक शिप दिखाई देती है और वो देखकर उसे खुश हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है ताकि उसकी आवाज़ उस शिप तक पहुंचे और लोग उसे बचा लें। वो दौड़ता है, भागता है, वो अपनी टॉर्च की लाइट जलाता है ताकि टॉर्च की रोशनी उस शिप तक पहुंचे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न टॉर्च की रोशनी देखने वाला कोई होता है, ना कोई उसकी आवाज़ सुनता है और ना ही कोई उसे बचाने के लिए आता है। अगली सुबह वो तय करता है कि उसके पास जो एयरबोट है उसी में बैठकर वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता है कि उसे बचाने के लिए यहाँ अब कोई आने वाला नहीं है। अगली सुबह वो उसी एयरबोट में बैठता है और समुद्र की तरफ चल देता है। समुद्र में जाते वक्त उसे बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है और उसे फिर से लहरें धकेल कर उसी बीच पर ले आती हैं। इस दौरान उसके पैर में भी चोट लग जाता है और बहुत सारा खून बह जाता है। इसी दौरान एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। जग एक गुफा में चला जाता है और टॉर्च जलाकर ही सो जाता है। सुबह जब उठता है तो देखता है कि
टॉर्च से सारे सेल खत्म हो चुके हैं। अब उसके पास रोशनी के लिए कोई भी सामान नहीं रहता है और उसे ये भी नहीं पता होता है कि कैसे आग जलाया जाता है। वो दौड़कर उन बॉक्सेस के पास जाता है जो तैर कर किनारे पे आए होते हैं। उनमें वो खोजता है लेकिन उसे कोई भी चीज़ काम की नहीं मिलती है। मिलता है एक जूता जो स्केटिंग का होता है, उसमें ब्लेड लगा होता है और उस ब्लेड को निकाल लेता है जिससे वो नारियल को आसानी से फाड़ सकता था। अब वो नारियल को फाड़ के आराम से पानी पी सकता था और उस ब्लेड से धीरे धीरे वो लकड़ियों को साफ करता है और लकड़ी को साफ करके एक ऐसा औजार बनाता है जिससे वो आसानी से मछली और केकड़े पकड़ सके। लेकिन फिर भी वो कच्चे मछलियाँ और कच्चे केकड़े को खा नहीं पाता है। अब उसे ज़रूरत पड़ती है आग जलाने की। फिर उसे ख्याल आता है कि अगर 2 लकड़ियों को एक साथ रगड़ा जाए तो हो सके तो आग जल जाए। ऐसा करने की कोशिश करता है। इस करने के दौरान उसके हाथ छिल जाते हैं और बहुत सारा खून निकलता है। वो बहुत परेशान हो जाता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता है। आखिरकार वो आग जलाने में सफल हो जाता है और बहुत खुश होता है। इतनी खुशी उसे इस बीच पर कभी नहीं मिली थी जितनी कि आज मिली होती है। और इसी बीच जग को उन बॉक्सेस में एक फुटबॉल मिलता है जिस पर उसका ब्लड लगा रहता है। वो उस ब्लड पर आँख नाक मुंह का डिज़ाइन बना देता है और उसी से वो बात करने लगता है। उस फुटबॉल की कंपनी का नाम होता है विल्सन और अपने दोस्त का नाम रख देता है विल्सन, जो कि एक फुटबॉल होता है। अब इस टापू पर वो और उसका दोस्त विल्सन दोनों साथ रहते हैं। लेकिन इस टापू पर उसे और एक चीज़ परेशान करता है, वो होता है उसके दांत का दर्द। डॉक्टर को न दिखाने की वजह से उसके दांत का दर्द धीरे धीरे असहनीय हो जाता है। अब वो फैसला करता है कि वो अपने दांत को निकाल फेंकेगा और जैसे ही वो अपने दांत को निकालता है वो बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। आज जग को 4 साल हो चुके हैं इस टापू पर और समय ऐसा बदला है कि जग जहाँ पहले हिस्ट पुष्ट हुआ करता था आज वो दुबला पतला इंसान हो चुका है। उसके दाढ़ी बढ़ चुके हैं, उसके बाल बढ़ चुके हैं। लेकिन अब वह यह जान चुका है कि इस टापू पर कैसे रहा जाता है। पहले जहाँ मछली पकड़ने में उसे दिक्कत हुआ करती थी अब वह एक बार में मछली को मार देता है और पकड़ लेता है। आज इस वातावरण को वो सहन कर चुका है। इस वातावरण में इस टापू पर रहना और जीना सीख लिया है और इसी के साथ विल्सन के साथ उसकी दोस्ती और पक्की हो गई होती है। वो हर बातें विल्सन के साथ शेयर करता है, हर बातें बताता है। एक दिन जब जग बैठकर मछली खा रहा होता है तब एक आवाज़ सुनाई देती है। जाकर देखता है तो वो एक मेटल का शीट होता है। तब उसे ख्याल आता है कि क्यों न इस सीट के सहारे वो समुद्र के अंदर जाने की कोशिश करे और इस टापू से बचकर निकल जाए, क्योंकि इन 4 सालों में जितनी बार भी उसने कोशिश की थी हर बार उन्हें समुद्र की लहरें ही दिक्कत देती थी। समुद्र की लहरें बार बार उसे धक्का देकर उसी जगह फेंक देती थी और इसी वजह से जग इन 4 सालों तक यहाँ से निकल नहीं पाया। जग बड़ी बड़ी नारियल की लकड़ियों को काटकर एक जगह इकट्ठा करता है और उससे वो बेड़ा बनाता है। हालांकि बेड़ा बनाना इतना आसान नहीं था, उसमें इससे बहुत मुश्किलें सहनी पड़ती हैं। अब वो तय करता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तब वहाँ से वो निकलेगा और वो सीट जो उसे मिला था, मेटल का सीट, उसे वो हवा के विपरीत इस्तेमाल करेगा। जैसे पुराने ज़माने में लोग किया करते थे, अपने नाव को आगे बढ़ाने के लिए हवा के विरुद्ध में पर्दे का इस्तेमाल करते थे। जंग उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस बेड़े को बनाता है। अब वो समय आता है जब हवा का रुख बदलता है। जग अपने दोस्त विल्सन को उस बेड़े में रखता है और वहाँ से निकल जाता है। समुद्र में आगे बढ़ते हुए जग को बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जग उन लहरों को पार कर जाता है और बहुत खुश होता है। लेकिन समंदर आगे अभी बहुत होता है। उसे नहीं पता होता है कि उसे ज़मीन कब मिलेगी, वो घर पहुंच पाएगा अभी कि नहीं पाएगा। जिस टापू पर वो 4 साल तक रहा उस टापू को छोड़कर वो अब समंदर में आगे निकल चुका है। उसके अंदर एक उम्मीद है कि वो शायद एक दिन घर पहुंच जाएगा, लेकिन यह इतना आसान होने वाला नहीं था। समंदर में उसे आंधी, तूफान और बरसात का बहुत सामना करना पड़ता है। खाने के लिए वो समंदर से मछली पकड़ लेता है और पीने के लिए बहुत सारा नारियल अपने साथ रखा रहता है और नारियल का पानी जब ख़त्म हो जाता है तब बरसात का पानी उन्हीं नारियल में इकट्ठा करके वह रख लेता है और बाद में उसे पीने के लिए काम में लाता है। एक रात ऐसा होता है कि जग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसका दोस्त विल्सन समंदर में कहीं गिर जाता है और काफ़ी देर तक जग को इस बात का पता नहीं चलता और जब तक जग को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जग पानी में उतरता है, उसे खोजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विल्सन उसे कहीं नहीं मिलता। वो थक हार कर अपने बेड़े पर आकर लेट जाता है और वो बहुत रोता है। उसे बहुत तकलीफ होती है। वो सोचता है कि जो दोस्त वो 4 सालों तक उसका साथी बना हुआ था, वो हर बात उससे शेयर करता था, और वो उससे फिर कभी नहीं मिलेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक फुटबॉल के गुम हो जाने से उसे इतनी तकलीफ क्यों? क्योंकि विल्सन ही था जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था और 4 सालों से वो उससे बातें कर रहा था, जिसके साथ वो इमोशनली कनेक्ट हो चुका था, जिसके जाने के बाद उसे बहुत तकलीफ होती है। खैर, फिर भी वो अपने आगे का सफ़र जारी रखता है।
कुछ दिन गुजरने के बाद जब अपने बेड़े पर थक कर चूर हुआ जग सोया रहता है, तब उसके सामने से एक कार्गो शिप गुजरता है और कार्गो शिप के लोग उसे देख लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद जग अपने घर पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि सब कुछ बदल चुका है। लोग उसके अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। कैली, जो जग को बहुत प्यार करती थी और जग भी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसकी भी अब शादी हो चुकी होती है और उसकी एक बेटी होती है। कैली से मिलने जग उसके घर जाता है। कैली जब जग को देखती है तो बहुत खुश होती है, दौड़ कर आकर गले लगा लेती है। लेकिन पहले के जैसा अब नहीं रहता है। आज कैली का अपना परिवार है और अब वो जग के साथ नहीं जा सकती। वो दोनों फैसला करते हैं कि उनका अब रास्ता अलग अलग हो चुका है। कैली का दिया हुआ तोहफा, वो घड़ी जो जग अभी तक अपने साथ संभाल के रखता है, वो उसे कैली को वापस कर देता है, क्योंकि वो घड़ी उनके खानदान की निशानी थी। लेकिन कैली का फोटो जग अपने पास ही रख लेता है और जाने से पहले कैली उसे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। जग उसे जवाब देता है, आई एम वेरी सॉरी। और जाने से पहले कैली जग को किस करती है, क्योंकि कैली आज भी उसे उतना ही प्यार करती है। लेकिन आज वो अपने परिवार को छोड़ के नहीं जा सकती। जग भी नहीं चाहता था कि वो अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ जाए। कैली के पास चक की एक पुरानी गाड़ी रहती है, जिसके साथ चक की बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं। वो उसे वापस कर देती है और उस गाड़ी में बैठकर चक निकल जाता है। लेकिन चक को जाते हुए कैली खड़ी होकर देखती है। उसे बहुत तकलीफ होती है। उसे ऐसा लगता है कि लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। उसके बाद चक भी रुक जाता है और दौड़ कर जाकर कैली उसे गले लगाती है और किस करती है। कैली चक को गले लगाकर कहती है कि मैं जानती थी कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। सभी मुझे मना कर रहे थे ये सोचने के लिए, लेकिन मैं जानती थी कि तुम जरूर वापस आओगे। मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं पहले करती थी। चक कहता है, मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। चक कैली को गाड़ी में बिठाता है और यहाँ पे लगता है कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ चले जाएंगे। लेकिन दोनों बहुत देर तक सोचते हैं। उसके बाद चक कहता है कि कैली, तुम अपने घर चली जाओ, और चक कैली को उसके घर छोड़ आता है। उसके बाद दिखाता है कि चक अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है और वो बहुत दुखी है। वो अपने दोस्त को बोलता है कि अगर वो चाहता तो वो साइलेंट पे अपनी जान भी दे सकता था। हालांकि उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे जिंदा रहना था। उसे कैली के पास वापस आना था। लेकिन जब वो कैली के पास वापस आया तब वो उसे खो चुका है। यह बोलकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। हालांकि इस मूवी में कैली और चक के लव के एंगल को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन इससे इतना तो पता चलता है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन वक्त ने और सिचुएशन ने कुछ ऐसा कर दिया था कि कैली को अपने रास्ते पे चलने पे मजबूर कर दिया और अब चक अकेला था। लेकिन ज़िंदगी को आगे बढ़ना ही होता है। और अंत में फिल्म में ये दिखाया गया है कि चक के पास एक पैकेट था जो वो आइलैंड से बचा के लेकर आया था, और वह चाहता था कि जब वो वापस जाएगा तो इस पैकेट को जरूर डिलीवर करेगा। अंत में चक उस पैकेट को डिलीवर करने जाता है, लेकिन जिस एड्रेस पे वो जाता है वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद वह उस पैकेट को उसी दरवाजे पर रख देता है और उसके साथ एक नोट छोड़ देता है, जिसपे वह लिख देता है कि दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर मूवी में दिखाते हैं कि वो एक चौराहे पे खड़ा है और वो कंफ्यूज है कि वो अब जाए कहाँ। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़की उतरती है और उससे पूछती है, शायद तुम रास्ता खो गए हो। वो बोलता है, वाकई। फिर उसे वो चारों ओर की रास्ता बताती है और फिर वो उसी तरफ जाती है जहाँ वो पैकेज छोड़ के आया रहता है। और चक उस लड़की को एक उम्मीद भरी मुस्कान के साथ जाते हुए देखता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म का नाम है कास्ट अवे। यह फिल्म 20 दिसंबर 2000 को रिलीज हुई। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।